मैं लोहरदगा डीटीओ कार्यालय के छत पे मौजूद हूं और ये जो बिल्डिंग है और कहीं ना कहीं ये पूरा लोहरदगा जो है, ये लोहरदगा एक ऐसा कोहिनूर हीरा दिया है अपने पूरे राज्य को, और आप कह लें कि झारखंड को, जिनकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। हम बात कर रहे हैं लोहरदगा डीटीओ कार्यालय में एमबीआई के रूप में पदस्थापित, जिनका नाम है गौतम गौरव, और उन्होंने न सिर्फ लोहरदगा बल्कि पूरे झारखंड का मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है। और हमारे साथ में आप देख रहे हैं इस वक्त गौतम गौरव सर मौजूद हैं, जिन्होंने जो है जेपीएससी की परीक्षा में चौथी रैंक इन्होंने हासिल की है। तो आज हम उस परिणाम के बारे में भी बात करेंगे और इनके पूरी जीवनी के बारे में बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि झारखंड में जो सबसे टफ एग्जाम माना जाता है वो जेपीएससी का माना जाता है। जेपीएससी जैसी परीक्षा में आखिर जो चौथा रैंक इन्होंने जो हासिल किया है, इसके पीछे की रणनीति क्या रही है, तैयारी क्या रही है, उन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई है, सबसे पहले आप जो चौथा रैंक हासिल किए हैं उसके लिए। थैंक यू सर। तो हमारे दर्शकों को जो है आप अपना पहला संदेश क्या देंगे सर? थैंक यू सर, थैंक यू आपका सारे टीम को मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे चौथा रैंक प्राप्त हुआ है जेपीएससी की परीक्षा में। और जो भी मैं अपनी जो भी मेरा जो जर्नी है वो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। जी, तो एक चीज़ बताइए कि तैयारी की अगर हम बात करें, सबसे पहले जेपीएससी का नाम ही जो आता है तो ये होता है कि बहुत पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती है। इसकी तैयारी आपका कैसा था जेपीएससी को लेकर के? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं नौकरी कर रहा था इससे पहले, तो मैं नौकरी के साथ ही जेपीएससी का तैयारी कर रहा था। तो नौकरी के साथ जो सबसे बड़ी कठिनाई होती है कि समय नहीं होता है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैं समय जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। तो उसी को मैं मास्टर करके और एक अच्छा स्ट्रैटेजी बना के उसको इम्प्लीमेंट करके मैंने किया, तो ये परिणाम आया। चौथा रैंक आपको आया है सर, तो चौथा रैंक लाने के लिए किस तरीके की मेहनत थी आपकी और रणनीति क्या थी आपका? जो हम अगर बात करें कि रूटीन क्या था, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या स्ट्रेटेजी अपनाते थे पढ़ाई करने की? तो मैं सिविल सेवा की जब तैयारी शुरू किया था तो मेरा ये प्लान था कि मैं पहले मतलब मैंने इंजीनियरिंग करी है, तो मेरा ये प्लान था कि मैं इंजीनियरिंग करके और एक बैकअप बना लूँगा और तब मैं सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करूँगा। कि क्योंकि थोड़ी अनसर्टेनिटीज़ रहती है, तो मैं वो अनसर्टेनिटीज़ को हटाना चाहता था और एक बैकअप बना के चलना चाहता था। तो 2023 में मेरी जब नौकरी लगी थी आईएमडी में, तो मैं वहाँ से तैयारी शुरू किया था। तो समय नहीं था, तो मैं उसी के दौरान जो है मैं जो तैयारी शुरू किया, तो उसमें मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और जो बुक लिस्ट होती है, जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट होती है, वो मैंने फॉलो किया था। पहले बेसिक मैंने अपना कर लिया था कंप्लीट स्टैंडर्ड बुक से, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती थी वो मैं यूट्यूब पे सर्च करता था और उससे अपना नोट्स बनाया। और मैंने अपना कंटेंट को जो है वो लिमिटेड रखा, एक ही चीज़ों को बार बार पढ़ा और उसी को मैं एग्जाम में रेप्लिकेट कर पाया। तो इसी के कारण जो है वो मेरा सिलेक्शन हो पाया। जैसे रिजल्ट जिस दिन आ रहा था, मन में पहले से क्या चल रहा था कि होगा नहीं होगा, कैसा रिजल्ट होगा? जिस दिन से इंटरव्यू खत्म हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 20-25 दिन में जेपीएससी का रिजल्ट आ जाता है। तो 10 दिन पहले से ही ऐसा था कि रिजल्ट आने वाला है। और जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन भी पूरा ऐसा न्यूज़ था कि मतलब मीटिंग चल रहा है जेपीएससी में। तो वो हम लोग देख रहे थे कि रात को रिजल्ट शायद आ सकता है, तो हम चेक कर रहे थे। तो रात में ऐसा पता चला कि आज रिजल्ट आ सकता है। फिर 1 बजे तक हम वेट किए, बट उस दिन फिर रिजल्ट नहीं आया। फिर बाद में मतलब 3 बजे मेरी आधा नींद खुली, तो मैं देखा तो रिजल्ट आया हुआ था और 4th रैंक आया हुआ था मेरा। तो मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो 3 बजे रात में हम लोग इधर भी चलेंगे सर, थोड़ा सा इधर घूमेंगे। 3 बजे रात में जब आपको पता चला कि चौथा रैंक आया है, तो विश्वास हुआ कि आप चौथा रैंक ले आए हैं जेपीएससी में? जैसे कि जैसा मेंस गया था मेरा, तो मुझे उम्मीद था कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था। परंतु सिंगल डिजिट रैंक आएगा ये मुझे मतलब थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था मतलब। बट मैंने जैसे ही रिजल्ट चेक किया तो मैं अपना एडमिट कार्ड निकाल कर रोल नंबर मैच किया कि मतलब ये मेरा ही है ना और किसी और का तो नहीं है। 2-3 बार मैच किया, फिर मतलब मुझे लगा कि शायद हो सकता है। तो फिर मैंने मतलब फिर मुझे विश्वास हुआ। तो रात को 3 बज रहा था उस समय, फिर मैं वेट करा 2 घंटे का कि मतलब घर में बताने के लिए
कि 5 बजे घर में बताएं। 3 बजे जब रात में आपको पता चला कि आप चौथा रैंक हासिल कर लिए हैं, तो क्या उसके बाद फिर रात में नींद आई या नहीं आई? जो बाकी का जो समय था उसमें कहाँ से नींद आएगा, मतलब ऐसा दिन ही था जो मतलब लाइफ में एक बार आता है, तो उसमें तो नींद तो नहीं आएगा, नींद तो पूरा गायब हो गया था। और मैं वेट कर रहा था कि मतलब मैं कब घर में बता पाऊँ और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों सबको बता पाऊँ, जिनका ब्लेसिंग जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया है। क्योंकि हम अपनी मेहनत से सिलेक्शन ले सकते हैं, बट सिंगल डिजिट रैंक जो है उसमें लोगों का, अपने बड़ों का, अपने गुरुओं का जो आशीर्वाद है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आप जैसे लोहरदगा में एमबीआई के रूप में आप पदस्थापित भी हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो आप बताए कि मिलता नहीं था स्टडी करने के लिए, लेकिन वो लोग जो सिर्फ तैयारी करते हैं, जॉब में नहीं है सिर्फ तैयारी करते हैं, उनको क्या आपका, क्योंकि टॉपर का सजेशन, टॉपर की सलाह सभी कोई लेना और जानना चाहते हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे आप? जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास समय है, तो वो जो समय है वो काफ़ी समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि उनके पास 24 घंटा फ्री टाइम है। तो उन्हें ये चीज़ को समझना चाहिए कि अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो आपके पास समय बहुत कम है। क्योंकि जब तक आप अगर फुल टाइम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको टाइम मैनेजमेंट वो करना ही पड़ेगा और अपना सोर्सेज को लिमिटेड ही करना पड़ेगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब लोगों के पास समय होता है तो वो काफ़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं बट याद नहीं रख पाते हैं, फिर एग्जाम में जाकर के और उसे रिप्लिकेट भी नहीं कर पाते हैं उतना जितना पढ़ा है उन्होंने। तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रहना है और उसी चीज़ को बार बार पढ़ना है जो सेम कंटेंट है, सिलेबस प्रीवियस ईयर्स को ध्यान में रख के पढ़ना है और एग्जाम में प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग, सब चीज़ का ध्यान रखना है, तब आपका सिलेक्शन होता है। जो शुरू से जो लोग अपना लक्ष्य बना लेते हैं कि हमको जेपीएससी ही निकालना है, इधर आ जाएंगे सर हम लोग थोड़ा सा, तो जो अगर शुरू में ही बना लेते हैं अपना लक्ष्य कि हमको जेपीएससी क्लियर करना है, उनकी क्या रूटीन रहनी चाहिए, कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए? तो इसमें अगर जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें सिलेबस देखना चाहिए। जैसा मार्केट में ऐसा न्यूज़ है, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि जेपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, वो यूपीएससी से भी ज़्यादा है, परंतु मैं ऐसा नहीं समझता। क्योंकि जो सिलेबस है वो एक वेल डिफाइंड सिलेबस दिया हुआ है। उसमें आप अगर सिलेबस को देखते हैं तो उसमें पूरा दिया हुआ है। जैसे आप हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें पूरा दिया हुआ है कि हिस्ट्री में ये टॉपिक है, ऐसा 10 टॉपिक एंशिएंट का है, ऐसा 10 टॉपिक मॉडर्न का है। और सबसे पहले आप सिलेबस देखें, सिलेबस को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखें, खासकर जब से पैटर्न चेंज हुआ था 6 जेपीएससी के बाद से, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जेपीएससी किन चीज़ों पर फोकस कर रहा है। और फिर मेरा ये रहेगा कि बेसिक रिसोर्सेज को पढ़ के और हर टॉपिक जो सिलेबस में दिया हुआ है उस पर अपना नोट्स बना लें और उस नोट्स को आप इनरिच करते रहें। या तो यूट्यूब के माध्यम से चैट जीपीटी का भी आप यूज कर सकते हैं, उसको इनरिच करते रहें, उसी को बार बार पढ़ते रहें। इतने बार पढ़ें कि आपको वो पूरी तरीके से याद हो जाए लगभग, और एग्जाम में कम समय में आप उसको लिख पाएं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा सर। अपने दर्शकों को बता दूं कि गौतम गौरव सर ने जो है पहले ही अटेम्प्ट में जेपीएससी जो झारखंड की सबसे कठिन परीक्षा है उसको पास किया है, और न सिर्फ पास किया है बल्कि पूरे राज्य में चौथा रैंक इन्होंने हासिल किया है। तो आपके जीवनी के बारे में भी लोग जानना चाहेंगे कि घर परिवार में कौन कौन है, परिवार कैसा है, परिवार में जो जैसे मम्मी पापा हैं वो लोग क्या करते हैं? अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहूँ तो हम 2 भाई हैं और मेरे मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची लोग हैं घर में। तो हम लोग ज्वाइंट फैमिली में हैं। तो मेरे पिताजी थे जो मैं बचपन से पढ़ता था तो उनके कपड़े का दुकान था, और मेरे दादाजी जो है वो बिजली विभाग बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद से रिटायर हुए हैं। तो वहीं से इंस्पिरेशन था घर में कि मतलब दादाजी जो रिटायर के बाद बोलते थे कि मतलब प्रशासनिक सेवा में जाने की कोशिश करो, तो वहीं से इंस्पिरेशन मिला और उसी को मैं आगे करके कंटिन्यू किया, तो आज मुझे सक्सेस मिल गई। मम्मी हाउसवाइफ है आप बता रहे थे, और पापा जो है उनका छोटा सा एक दुकान, और आप सीधे स्टेट में चौथा रैंक, वो भी जेपीएससी जैसे टफ एग्जाम में। क्या लगता है ये सब आसान कैसे हुआ, ये सफर यहाँ तक तय कैसे हुआ? जब भी कोई भी चीज़ें हमें कठिन दिखती है, कोई भी चीज़ें बड़ी दिखती हैं, तो हम उसे क्या करते हैं कि टुकड़ों में तोड़ कर देखते हैं, एक एक पार्ट में देखते हैं। तो जेपीएससी का जैसे सिविल सेवा में जाने का सपना तो पहले से था, तो मैंने सोचा कि जैसे जो भी अगला पड़ाव है उस पर फोकस करते हैं। जैसे जब मैं क्लास 10th में था तो 10th पे फोकस किया, उसमें मुझे 10 CGPA पे मिला। मैं 12th में था तो 12th पे फोकस किया, उसमें मुझे 91.2% अंक मिले। फिर मैं ग्रेजुएशन में गया तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट्स पे अच्छे तरह से कमांड किया,
और 8.25 सीजीपीए से मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हुआ। और वो कॉलेज के दौरान अच्छे से पढ़ाई करी थी, तो मैं इंजीनियरिंग अच्छे से करा था, तो उसके बाद मेरी नौकरी भी लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई, और उसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी शुरू करा। तो जब हम देखते हैं कि चीज़ों को जब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो भी कठिन चीज़ होता है उसको टुकड़ों में करके देखते हैं और आने वाले जो हमारा टारगेट है उस पर फोकस करते हैं, तो ये सक्सेसफुल हो जाता है। अभी जैसे आप लोहरदगा में MBI हैं, JPSC भी निकाल लिए हैं, तो इससे पहले कितने सरकारी और प्राइवेट जॉब को आपने जो है एक के बाद एक उससे बड़ा मकाम हासिल करते करते अभी तक कितने जॉब को आपने छोड़ा है? देखिए, जैसे मैं जब इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया था तो उस समय मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, परंतु 8 महीने करने के बाद मेरा था कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो वहाँ समय नहीं मिल पा रहा था, तो मैं वहाँ से रिजाइन कर दिया था और फिर मैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करने लगा। शुरू में ऐसा था कि पहले 2 साल तो मुझे सफलता नहीं मिली, मतलब मैंने लगभग 25-30 परीक्षाएं दी, परंतु सब में किसी में 1 नंबर, किसी में आधे नंबर, किसी में 0.1 नंबर तक भी मैं चूक गया था। फिर मेरा सिलेक्शन हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हुआ, उसके बाद मेरा मौसम विज्ञान विभाग में हुआ, तो मैं ये 2 जगह काम किया, और फिर मेरा जब स्टेट में, होम स्टेट में MBI के पद पे हो गया था तो मैं यहाँ आ गया था, उसके बाद अब JPSC में हो गया है। तो बचपन में ही आपने सोच लिया था कि झारखंड का मान बढ़ाना है, झारखंड का गौरव बढ़ाना है, या फिर क्या था? क्योंकि आपका नाम भी जो है गौतम गौरव है, और आपने अभी MBI के रूप में लोहरदगा को जो है गौरवान्वित कर दिया, अपने जिला आपने पलामू को गौरवान्वित कर दिया, पूरे झारखंड को गौरवान्वित कर दिया। तो सफलता के पीछे क्या कारण, क्या मानते हैं? नाम है, मेहनत है, क्या कुछ को मानते हैं आप? देखिए, हम सोशियोलॉजी जब पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि जो हम नाम रखते हैं उसका असर होता है उसके कैरेक्टर पर, इंसान के कैरेक्टर पर। तो ऐसा मेरे पिताजी का भी मानना था, उन्होंने मेरा नाम गौतम गौरव रखा, उन्हें लगता था कि आगे चल के कुछ अच्छा करेगा, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी शिक्षा भी दी, और मेहनत रहा तो आज इतने अच्छे जगह पे पहुंच पाए हैं। एक दिन का अगर हम रूटीन, क्योंकि जो दर्शक हैं और आप टॉपर हैं, झारखंड के टॉपर हैं आप, तो जो दिनचर्या है उसको भी लोग जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आप जो है, जो झारखंड JPSC के टॉपर हैं, उनका 24 घंटे का रूटीन क्या है, कैसे वो अपना ये करते हैं? सर, मैं पहले बताया कि मैं जब नौकरी कर रहा था, जब मैं JPSC की तैयारी कर रहा था, तो वो जब मैं IMD में था तो उस समय मेरा शिफ्ट चलता था, तो मेरे साथ ऐसा था कि फिक्स रूटीन मैं नहीं रख सकता था। तो मुझे ऐसा था कि जब भी समय मिलेगा तो मुझे उस समय ही कंसंट्रेट करके पढ़ना पड़ता था। तो कभी जब आफ्टरनून का शिफ्ट हुआ तो मैं मॉर्निंग में उठा तो उस समय 2 घंटे 3 घंटे के गैप ले लेके मतलब मैंने पढ़ाई कर लिया। जब फिर रात में, पर मैं ये कोशिश करता था कि डेली 4-5 घंटे मैं कंसिस्टेंटली पढ़ पाऊँ। और एग्जाम के ड्यूरेशन में मैंने लास्ट का 15 दिन में छुट्टी लिया था, उसमें मैंने काफ़ी मतलब अच्छे से मतलब पढ़ाई किया था, सब कुछ रिवीजन किया था लास्ट का 15 दिनों में। तो वो काफ़ी हेल्पफुल था। जीवन की कोई वैसी घटना या कोई वैसा विकट परिस्थिति जो आपको कभी भी याद आता हो और आप अंदर से थोड़ा एक होता है कि कोई वैसा दुखद घटना आपके लाइफ में घटा हो जो मोटिवेट कर रहा हो या डिमोटिवेट कर रहा हो, या कैसा कुछ वैसा है क्या कुछ? देखिए, जैसे जब बचपन में थे तो मेरा विज्ञान में रुचि था, तो मैं चाहता था कि मैं IIT से अपना इंजीनियरिंग करूं। परंतु जब मैं IIT की परीक्षा दिया था तो उसमें मेरी रैंक जो है वो अच्छी नहीं आई थी, तो मैं IIT से तो ग्रेजुएशन नहीं कर पाया। पर मेरा था कि चलो कोई बात नहीं, आगे जो है वो मैं और भी बेटर करने का कोशिश करूंगा। तो वो वहां से एक प्रेरणा थी कि मतलब मुझे खुद को प्रूव करना है कि चलो IIT नहीं है तो क्या हुआ, आगे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। शादी हो चुकी है या फिर कुंवारे हैं अभी आप? नहीं, अभी तो शादी नहीं हुई है जी। अभी मैं प्रिपरेशन में हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि UPSC का अटेम्प्ट देना चाहूंगा अगले साल। हमने पूछा कि शादी के बारे में और आप जो है बात को UPSC में ले गए, तो मतलब शादीशुदा है या कुंवारे हैं? नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई है हमारी। तो जो झारखंड के जो टॉपर हैं, 4 नंबर जो रैंक जिनकी आई है, गौतम गौरव जी, वो कुंवारे हैं। और शादी की जहां बात यहाँ पे हम लोगों ने की तो UPSC की तरफ जो है निकल ली है, तो क्या अब अगला टारगेट UPSC है आपका? मैं ये चाहता हूँ कि मतलब लाइफ में रिग्रेट ना रहे, तो मैं अपना जो भी समय है उसको निकाल कर, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है मैं पहले से कर रहा हूँ नौकरी के साथ, तो मैं कोशिश करना चाहूंगा, अटेम्प्ट देना चाहूंगा। अटेम्प्ट देना चाहेंगे, ठीक है। इंटरव्यू सबसे टफ माना जाता है कहीं ना कहीं, जो JPSC है या UPSC या कोई भी स्टेट PCS जो है उसमें इंटरव्यू बहुत टफ माना जाता है।
इंटरव्यू कैसा था आपका, किस तरीके के प्रश्न आए, कैसा आपने जो है कैसे उसको डील किया, कैसा रहा इंटरव्यू? तो जो इंटरव्यू था वो उसमें एक मेरे साथ ये एडवांटेज भी था कि मैं नौकरी कर रहा था। तो जब जो भी जॉब नहीं करते हैं तो उनके पास, इंटरव्यूअर के पास एक वाइड रेंज हो जाता है, वाइड हो जाता है कि आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं। परंतु जब आप नौकरी करते हैं तो काफी हद तक चांसेस रहता है कि आपको जो सवाल आएंगे वो आपके नौकरी से ही आएंगे। तो मुझे मेरा जो मैक्सिमम 90% जो सवाल थे वो मेरे नौकरी से ही थे, और चूंकि मैं काफी रुचि से, काफी दिल लगाकर, मतलब सारे एक्ट, सारे रूल्स, सब कुछ पढ़ा था, ट्रेनिंग भी किया था, तो मुझे सब कुछ पता था। तो वहाँ जो भी पूछे वो मैं काफी अच्छे से बता पाया। वहाँ जैसे जो भी, जैसे लोहरदगा की इशूज के बारे में पूछे, मैं क्योंकि ग्राउंड से मैं कनेक्टेड था, तो वो मुझे एक्चुअली में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या समस्याएं हैं, वो सब मुझे पता था। मैं वहाँ पे बताया, इंटरव्यूअर भी खुश हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू में काफी अच्छा मार्क्स मिला होगा मुझे। कुछ वैसा प्रश्न जो आपको याद हो, जो इंटरव्यू में आपसे पूछा गया हो, जो आप हमारे दर्शकों के साथ में साझा करना चाहें? प्रश्न तो काफी पूछे गए थे, 20-25 प्रश्न पूछे गए थे। तो उसमें से काफी एक्ट वगैरह के बारे में पूछे गए थे, रिसेंट अमेंडमेंट्स क्या हुआ, गुड समैरिटन पॉलिसी के बारे में मैंने बताया था, जो धारा 134A के तहत जो गुड समैरिटन पॉलिसी में, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप कहीं पे भी सड़क दुर्घटना हो जाती है और आप किसी दुर्घटना वाले व्यक्ति को मदद करते हैं तो आपको सरकार 2000 रुपए का इनाम देती है। तो ये सब मैंने बताया था। फिर मुझे लोहरदगा की इशूज के बारे में पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गाड़ी होती है, क्योंकि मैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हूँ, तो गाड़ी का पूछा गया था कि जो फेवरेट पार्ट है वो कौन सा होता है, कौन सा है आपका। तो मैंने बताया था ब्रेक है। तो उनका रीजन पूछा उन्होंने, तो मैंने बताया कि लगभग 80% जो सड़क की दुर्घटनाएं होती है वो ओवर स्पीडिंग के कारण होती है, और जब हम ब्रेक लगाएंगे तो उसको हम कम कर सकते हैं। तो वो सेटिस्फाइड हुए, खुश हुए। तो आप झारखंड के टॉपर से सुन रहे हैं कि, और एमबीआई भी हैं ये, तो जो गाड़ी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और फेवरेट पार्ट जो होता है वो इन्होंने ब्रेक बताया, उसका रीजन भी बताया। आपने लोहरदगा का जिक्र किया कि आपसे लोहरदगा से भी पूछा गया सवाल इंटरव्यू में। लोहरदगा के बारे में क्या कुछ पूछा गया था? उन्होंने ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है लोहरदगा में, खुला हुआ छत है तो हम लोग थोड़ा टहलते हैं सर। तो जी हाँ। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का इशूज पूछ रहे थे वो, कि मतलब लोहरदगा में क्या चल रही है। तो सबसे बड़ा जो मुझे इशू लगता है कि यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे जिनकी भी गाड़ियां चलती हैं, उन्हें नियम और जो भी कागजात रखने पड़ते हैं वो मालूम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि कितने दिनों में क्या कागज फेल हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि जैसे टैक्स फेल हो गया, उनको पता ही नहीं है टैक्स फेल हो गया है। तो उस चीजों को मैंने बताया कि ये चीज मैं बताया कि अवेयरनेस का जरूरत है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो जितनी भी गाड़ियां हैं, उनके जो ओनर्स हैं, उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो काफी कम है, तो उसको बढ़ाने का जरूरत है। अब आप जो है अधिकारी बन गए हैं, चौथा रैंक लाए, अधिकारी अब बन गए हैं। तो जब आप चौथा रैंक आपका था तो आपसे तो आपको खुली आजादी थी कि आप कुछ भी फील्ड जो है वो चुन सकते थे। प्रशासनिक सेवा को ही आपने क्यों चुना? जैसा कि मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, और एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर हम एक्चुअली ग्राउंड पे काम कर सकते हैं। जो भी मेरा एक्टिविटीज होगा उसका इम्पैक्ट जो है डायरेक्टली लोगों तक होगा, और एक वाइडर इम्पैक्ट होगा। तो वो मैं चाहता हूं कि वो हो। और एक बचपन से भी था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो देखते थे, और वो वही कहीं कहीं था, मतलब दिमाग में पहले से ही कि मुझे प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। तो वही इंस्पिरेशन था और उसी को लेकर चले। अब जैसे आप प्रशासनिक अधिकारी समझे कि बन ही गए हैं, या तो बीडीओ या सीईओ या फिर इसी तरीके के किसी रैंक में आप पोस्ट में आप जाएंगे, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसको आप बदलना चाहेंगे, या कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें आप जो है डेवलप करना चाहेंगे, कुछ बदलाव करना चाहेंगे? देखिए, काफी हमारे पास जैसे झारखंड में जो भी रैंकिंग होती है, बहुत सारे रैंकिंग में हम काफी पीछे हैं, तो उसमें काम करने की जरूरत है। तो उसमें कुछ सेक्टर हैं, जैसे विमेन एजुकेशन की बात करें तो उसमें हम काफ़ी पीछे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो इंडिकेटर है उसमें हम काफ़ी पीछे हैं। तो उन सारी चीज़ों में हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं, विमेन सेफ्टी, ये सारी चीज़ें हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। छात्रों के अंदर एक कन्फ्यूज़न होता है कि वो अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। हमने बहुत से ऐसे छात्रों से बात की, 12th पास कर लिए लेकिन उनको पता ही नहीं है कि बनना क्या है। जो अभी 10th में अभी जिन्होंने अभी पास किया है, या फिर जो 12th में है, वैसे छात्रों को आपका क्या सजेशन, क्या सलाह रहेगा? मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अपनी रुचि को ध्यान में रखें। जैसे मेरा जो इंटरेस्ट था वो फिजिक्स और मैथ्स में बहुत ज़्यादा था,
तो जैसे मुझे कह रहे थे कि बहुत लोग कि मेडिकल ले लो, बट मेरा बायो में उतना इंटरेस्ट नहीं था तो मैं मेडिकल नहीं लिया। आप अपनी रुचि का ध्यान रखें, और जब आप अपनी इंटरेस्ट वाली चीज पढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कितने घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। आप अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखें और उसके बाद पढ़ाई करें। उसके बाद आप छोटे छोटे टारगेट्स को देखें, जैसे जो अगर 9th में है तो अपना 10th को ध्यान करके पढ़ाई करें, अगर 10th में है तो 12th को ध्यान करके पढ़ाई करें। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप सोचेंगे कि मैं 10th में हूँ, 11th में हूँ और डायरेक्टली आप यूपीएससी सोचेंगे तो ठीक है, सोचना सही है, पर आपको जो अगला कदम है वो तो नज़दीक ही रखना होगा। तो आप उस छोटे छोटे पार्ट्स में करके और वो ट्राई करें। और जैसा कि ये कहा जाता है कि मतलब ऐसा ना है कि भेड़ चाल की तरह मतलब किसी को देखा देखी जो है डिसीजन ना लें। जैसा देखा जाता है कि मेरा दोस्त है, वो उस कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, वो ब्रांच ले रहा है, तो वैसा ना करें। आप खुद से डिसाइड करें आपको किस में इंटरेस्ट है। आप एक के बाद एक सरकारी नौकरी में ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक नौकरी लग रही है फिर दूसरे में हो जा रही है, आप तीसरे को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे युवा हैं जो कि कहीं ना कहीं बेरोजगार बैठे हैं। क्या फर्क है कि आप एक के बाद एक लगातार बड़े से बड़े जॉब में जा रहे हैं और वहाँ कुछ और युवक हैं जो कि बेरोजगार बैठे हुए हैं? क्या फर्क मानते हैं इसको? देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। हार्डवर्क तो बहुत लोग कर रहे हैं, बट कंसिस्टेंसी मैं देखता हूँ कि नहीं रख पाते हैं। आप अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 4 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ें। ऐसा नहीं है कि 10 घंटे एक दिन पढ़ लिए और 4 दिन पढ़े ही ना। ऐसा मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोगों में होता है। और अपना स्टडी मटेरियल को लिमिटेड रखें और सही सोर्सेज से पढ़ाई करें, सही मॉक टेस्ट लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाएं, और पैसिव लर्निंग ना करें, एक्टिव लर्निंग करें। एक्टिव लर्निंग का मतलब है सवाल देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, उसको अटेम्प्ट करें। उस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और रही बात मल्टीपल सिलेक्शंस की, तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो एक एक सीढ़ी करके आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट चढ़ते हैं तो गिरने का भी चांस रहता है। ठीक है, आप पहुंच भी सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बार फिर से हमारे चैनल और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपने न सिर्फ अपने इस लोहरदगा जिला को या पलामू को या पूरे झारखंड को बल्कि पूरे देश को कहीं ना कहीं आपने गौरवान्वित किया है। और आपने जो सफलता पाई है वो कहीं ना कहीं लाखों युवाओं को जो है प्रेरणा देगी, प्रेरित करेगी। तो आपको बहुत बहुत एक बार फिर से जो है बधाई और हमारे तरफ से शुभकामना। तो अभी आप सुन रहे थे झारखंड में जेपीएससी के टॉपर जो 4th रैंक इन्होंने लाया है, गौतम गौरव जी को आप सुन रहे थे। इन्होंने अपने पूरे संघर्ष और जीवनी के बारे में जो है इन्होंने बताया। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।